गुड मॉर्निंग गाइस। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं एग्रोनॉमी के टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो सबसे पहले याद रखिएगा, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी वन लाइनर क्वेश्चंस रहेंगे, जिससे कि आपको ये नॉलेज ज़रूर हो जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आपको एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसलिए याद रखिएगा, जितना हो सके वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, जिससे कि आपके सभी क्वेश्चंस है से भी डाउट्स हैं वीडियो के साथ ही क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास के बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे जब भी हमारा कोई क्लास लगेगी तो आपको नोटिफिकेशन साथ साथ मिलती रहेगी। ठीक है, तो चलिए फिर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पौधे की वृद्धि हेतु मृदा की जैविक, भौतिक, रासायनिक शक्तियों का योग क्या कहा जाता है। तो अब यहाँ पर याद रखिएगा, मृदा की भौतिक, जैविक और रासायनिक शक्तियों का योग क्या कहलाता है? मृदा उर्वरता कहलाता है। लेकिन क्या आपको ये पता है, आपने याद रखिएगा दो वर्ड सुने होंगे, एक होता है मृदा उर्वरता, एक होता है मृदा उत्पादकता। अब इनको थोड़ा सा एक इनमें डिफरेंस होता है, याद रखिएगा। ये क्या होता है? सोइल फर्टिलिटी, और ये क्या होता है? सोइल प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी और फर्टिलिटी में क्या डिफरेंस होता है मेन, ये याद रखिएगा। क्या अगर आपसे पूछाता है डेफिनेशन, तो याद रखिएगा मृदा उर्वरता क्या कहलाता है? मृदा की भौतिक, जैविक और रासायनिक शक्तियों का योग मृदा उर्वरता कहलाता है। लेकिन अब यहाँ पर याद रखिएगा मृदा उत्पादकता। तो मृदा उत्पादकता को मान लीजिए, इसे आप एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि मान लीजिए आपका कोई फील्ड है, कोई खेत है, इसमें आपने कोई सी फसल ले ली है। ठीक, कोई सी भी आपने फसल ले ली, और इससे जब हमारी यील्ड प्राप्त होती है, जब हमें उपज प्राप्त होती है, तो इस उपज को मार्केट में बेचने पर, इस उपज को मार्केट में बेचने पर जो इससे अर्निंग प्राप्त हमें होती है, जो इससे हमें इनकम प्राप्त होती है, याद रखिएगा इसका, याद रखिएगा जो उपज प्राप्त हुई है और इसे हमने बेचा है, जो हमें अर्निंग प्राप्त हुई है, इसी को याद रखिएगा उत्पादकता के नाम से जाना जाता है कि मृदा की उत्पादकता कितनी थी। अब इसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हो कि याद रखिएगा जो उत्पादकता है, इसे याद रखिएगा प्रति क्विंटल, रुपए प्रति क्विंटल में मापा जाता है, रुपए प्रति क्विंटल में मापा जाता है। ठीक है, इसे आप ऐसे नोट कर सकते हो कि मृदा की रुपए प्रति क्विंटल क्षमता को मृदा उत्पादकता कहते हैं, और मृदा की जैविक, भौतिक और रासायनिक शक्तियों का योग मृदा उर्वरता कहलाता है। ठीक है, डिफरेंस आपको पता चल गया है, दोनों की डेफिनेशन आपको नोट करवा दी गई है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करेंगे कि अम्लीय, आग्नेय, चट्टानी और बालू पत्थर के अपेक्षा से बनने वाली मृदाई कौन सी होती है? तो वो होती है, याद रखिएगा, बलुई मृदाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, जिसमें आपसे पूछा गया है कि चावल में कार्बोहाइड्रेट की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। तो इसमें आपको कोई दिक्कत है नहीं, 77 से याद रखिएगा 79% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, जिसमें आपसे पूछा गया है कि अवसादी चट्टानों के अपक्षय से निर्मित मृदा कौन सी होती है। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछता है अवसादी चट्टान, तो इससे जिस प्रकार की मृदा का निर्माण होता है वो कौन सी होती है? सारीय व भारी मृदाई होती है। कौन सी होती है? सारीय व भारी मृदाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, जिसमें आपसे पूछा गया है, याद रखिएगा ये कुछ यहाँ पर आपको प्रोसेसिंग के प्रोडक्ट आपको दिए गए हैं। प्रोसेसिंग करने के बाद जो प्रोडक्ट आपको तैयार किए जाते हैं, तो उनके बारे में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि नूडल्स, राइस केक, बेबी फूड बनाने के लिए काम में आने वाली फसल कौन सी होती है। ठीक है, याद रखिएगा, जिससे कि नूडल्स तैयार किया जाता है, राइस केक तैयार किया जाता है, बेबी फूड तैयार किया जाता है, वो कौन सी फसल होती है। तो याद रखिए कि ये जो सभी तैयार किया जाता है, ये किया जाता है चावल फसल से। ठीक है, चावल फसल की हम सबसे पहले क्या करते हैं? कटाई करते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं? इसकी हम प्रोसेसिंग करते हैं, और इस प्रोसेसिंग से याद रखिएगा प्रोडक्ट्स को तैयार किया ऐसा है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक एग्जांपल्स दे रखे हैं, नूडल्स हुआ, राइस केक हुआ, बेबी फूड हुआ, ये सभी क्या होते हैं? याद रखिएगा प्रोसेसिंग के बाद में जो प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं, उनके यहाँ पर एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, जिसमें आपसे पूछा गया है कि मृदा की वह पैतृक क्षमता जो पौधों को आवश्यक पोषक तत्व, उचित मात्रा, उचित संतुलन व प्राप्य रूप से प्रदान कर सके, वह क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा उसे बोला जाता है मृदा उर्वरता, जो कि हमने फर्स्ट ही क्वेश्चन में जान लिया था कि मृदा की जैविक, भौतिक और रासायनिक शक्तियों का योग क्या कहलाता है? मृदा उर्वरता कहलाता है। ठीक है, दोनों में से आपको जो भी डेफिनेशन अच्छी लगती है आप उसे याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, यहाँ पर याद रखिएगा थोड़ा सा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज हुआ है, और ये क्वेश्चन याद रखिएगा इसी कारण थोड़ा सा इसमें चेंज किया गया है, इसी कारण याद रखिएगा ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए आपको आज भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको वही पता होगा। पहले हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं, इसलिए याद रखिएगा थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है आपको
कि इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट मतलब अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, याद रखिएगा। पहले ये स्थित है, याद रखिएगा, मनीला फिलीपींस में। पहले ये कहाँ पर स्थित है, याद रखिएगा, मनीला फिलीपींस पे स्थित है, लेकिन इसे थोड़ा सा चेंज किया गया है। फिलीपींस पे तो है, लेकिन इसकी जो जगह है, याद रखिएगा, इसको नाम दिया गया है लॉस वेगास। आप ऐसे में आ सकते हो, लास वेगास फिलीपींस पे स्थित है। याद रखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है। अगर आपको ऑप्शन में लास वेगास देखने को मिलता है तो आपका राइट आंसर क्या होगा, यही होगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपको मनीला फिलीपींस मिल रहा है लेकिन लास वेगास नहीं मिल रहा, तब आपका राइट आंसर, याद रखिएगा, मनीला हो सकता है। ठीक है, ये ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करते हैं कि ऑप्शंस में आपको क्या दिया गया है। अगर मान लीजिए मनीला भी दे रखा है और लॉस वेगास भी आपको दे रखा है, तो इनमें से याद रखिएगा आपका जो राइट आंसर रहेगा ये लास वेगास रहेगा। क्यों? क्योंकि ये जो रिसेंटली इसका जो चेंज किया गया है, ये राइट आंसर कौन सा माना जाएगा, लास वेगास फिलीपींस। ठीक है, इसलिए याद रखिएगा, एक अच्छा क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। CRRI का मतलब सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, और जो कि कहाँ पर स्थित है, याद रखिएगा, कटक उड़ीसा में स्थित है। और याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपको कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि ढालू पहाड़ी क्षेत्रों की मृदा उर्वरता होगी, मतलब कम होगी, ज़्यादा होगी। तो याद रखिएगा, जो ढालू है मतलब याद रखिएगा उनमें क्या होती है, ढलान होती है। तो ऐसे क्षेत्रों में याद रखिएगा उनकी उर्वरता होती है वो कम होती है सामान्य तौर पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है, आपको यहाँ पर एक कंडीशन दी गई है कि अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मृदाएं किस प्रकार की होती है। तो याद रखिएगा, वे क्षेत्र जहाँ पर वर्षाएं क्या होती है, ज़्यादातर होती है, या फिर आप ऐसे मान सकते हो अतिवृष्टि भी मान सकते हो, क्योंकि अतिवृष्टि का यार कुछ ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, अतिवृष्टि नहीं कह सकते हमें इसे, लेकिन आप ऐसे मान सकते हो वहाँ पर ज़्यादातर बरसात होती है, क्योंकि अतिवृष्टि का मतलब होता है यानी आवश्यकता से भी अधिक वर्षा होना। याद रखिएगा, यहाँ पर अगर हम बात ही कर रहे हैं अतिवृष्टि की, तो आपको यहाँ पर दो वर्ड याद रखने हैं, दो शब्द आपको याद रखने हैं। ठीक है, एक होता है अनावृष्टि, एक होता है अतिवृष्टि। एक होता है अनावृष्टि, एक होता है अतिवृष्टि। ठीक है, अब यहाँ पर याद रखिएगा, अनावृष्टि का मतलब क्या होता है, बरसात का बिल्कुल भी नहीं होना। बरसात का बिल्कुल भी नहीं होना क्या कहलाता है, याद रखिएगा, अनावृष्टि कहलाता है। दोबारा से देख लीजिए, अनावृष्टि का मतलब क्या होता है, बरसात का बिल्कुल भी नहीं होना या फिर न के बराबर होना। ठीक है, नाम मात्र होना क्या कहलाता है, अनावृष्टि कहलाता है। और अतिवृष्टि क्या कहलाता है, याद रखिएगा, अतिवृष्टि का मतलब है कि बरसात का आवश्यकता से भी अधिक वर्षा होना। बरसात का हमारी जितनी आवश्यकता है उससे भी अधिक, या फिर उससे आप मान सकते हो दोगुना तिगुना, ऐसी अगर बरसात होती है उसे क्या बोला जाता है, याद रखिएगा, अतिवृष्टि की श्रेणी में रखा जाता है। आप ये मान सकते हो कि बरसात का आवश्यकता से अधिक होना क्या कहलाता है, अतिवृष्टि कहलाता है, और आवश्यकता से कम होना क्या कहलाता है, अनावृष्टि कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि कम वर्षा व अधिक तापक्रम वाले क्षेत्रों में मृदाई होती है। अब यहाँ पर याद रखिए, इसने पूछा है अधिक वर्षा, तो अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की मृदाई बनती है, अम्लीय मृदाई बनती है। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा, वर्षा के कारण जितने भी जो लवण होते हैं मृदा में, जितने भी जो लवण होते हैं, ये क्या होते हैं, मृदा की सतह के नीचे चला जाता है। इसलिए याद रखिएगा, किस प्रकार के निर्माण होता है, अधिक वर्षा से अम्लीय मृदा का निर्माण होता है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कम वर्षा व अधिक तापक्रम वाले क्षेत्रों में मृदाई होती है, तो इसका कारण क्या है। याद रखिएगा, कम वर्षा जहाँ पर होती है वहाँ पर किस प्रकार की मृदाई का निर्माण होता है, वो होता है, याद रखिएगा, लवणीय व क्षारीय मृदाओं का होता है। क्यों? इसका रीजन आपको फर्स्ट क्वेश्चन में हमने बता दिया था कि याद रखिएगा, अधिक वर्षा होती है। इसका कारण क्या होता है कि मान लीजिए ये आपकी मृदा सतह है, ठीक है, सोइल सरफेस है, तो मान लीजिए यहाँ पर ज़्यादा बरसात हो रही है। ठीक है, एक कंडीशन हम लेके चलते हैं, ज़्यादा वर्षा। तो ज़्यादा वर्षा से क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ पर कोई लवण है, ठीक है, जितने भी यहाँ पर लवण है वो क्या होंगे, याद रखिएगा, पानी के साथ घुलकर क्या हो जाएंगे, मृदा की सतह में चले जाएंगे। ठीक है, मतलब लवण है ये नीचे की सतह पर आ गए और ऊपर क्या बचे, शेष, याद रखिएगा, अम्ल लवण। ठीक है, तो अम्लीय पदार्थ बनने के कारण ये जो निर्माण होता है, ये होता है, याद रखिएगा, अम्लीय मृदाओं का। लेकिन दूसरी कंडीशन ऐसी है जिसमें याद रखिएगा कम वर्षा होती है, न के बराबर आप मान सकते हो कि वहां पर क्या होती है, कम वर्षा होती है। तो इससे क्या होगा कि जो भी लवण है, याद रखिएगा, मृदा सतह पर रह जाएंगे और इससे किस प्रकार के निर्माण होगा, याद रखिएगा, मृदा का लवणीय क्षारीय मृदा का निर्माण होगा। ठीक है, दोनों में आपको डिफरेंस पता चल गया।
कि एक होता है कम वर्षा, एक होता है अधिक वर्षा। तो अधिक वर्षा से याद रखिएगा अम्लीय मृदाओं का निर्माण होता है और कम वर्षा से लवणीय व क्षारीय मृदाओं का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि डी कैंडोल के अनुसार चावल का उत्पत्ति स्थान किसे माना गया है। तो यहाँ पर याद रखिएगा डी कैंडोल ने जो उत्पत्ति स्थान बताया था चावल का वो बताया था चीन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि मृदा आयु बढ़ने के साथ साथ मृदा की जो उर्वरता है ये क्या होती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि जलाक्रांत मृदाओं में किस क्रिया को प्रोत्साहन मिलता है। प्रोत्साहन का मतलब याद रखिएगा बढ़ावा मिलता है। प्रोत्साहन का मतलब उनको बढ़ावा दिया जाता है। तो याद रखिएगा जलाक्रांत मतलब वाटर लॉगिंग कंडीशन में क्या होता है, जो याद रखिएगा विनाइट्रीकरण की क्रिया ये तेजी से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि विश्व में सर्वाधिक चावल किस देश में उगाया जाता है। तो याद रखिएगा विश्व की अगर हम बात करते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड तो सबसे ज़्यादा जो चावल को लिया जाता है उत्पादन ये कहाँ पर लिया जाता है, याद रखिएगा भारत में ही लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल का उत्पादन लिया जाता है। ये तो आप सभी को पता होगा, याद रखिएगा वेस्ट बंगाल में। यहाँ पर लिया जाता है याद रखिएगा चावल का सर्वाधिक उत्पादन वो लिया जाता है पश्चिम बंगाल में। क्यों? क्योंकि याद रखिए यहाँ पर जो जैसे कि मान लीजिए हमारा जो खान पान है गेहूँ है, ठीक है, गेहूँ की रोटी हम खाते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है पश्चिम बंगाल में याद रखिएगा उनका जो खान पान है वो याद रखिएगा चावल ही है। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर याद रखिएगा रोटियाँ खाते हैं वैसे वहाँ पर चावल को नेसेसरी कर रखा है डेली। और वहाँ पर क्या होता है याद रखिएगा सबसे ज़्यादा राइस को प्रोडक्शन लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि अम्लीय मृदा में निम्न में से तत्व की अधिकता। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आपको दे रखे थे, उनमें से आपसे पूछा गया था कि जो अम्लीय मृदा होती है उनमें किस पोषक तत्व की उपलब्धता अधिक होती है। तो याद रखिए ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसे जरूर नोट कर ले कि अम्लीय मृदाओं में याद रखिएगा आयरन, एल्यूमिनियम, मैंगनीज और कॉपर। दोबारा से देख लीजिए कि अम्लीय मृदाओं में आयरन, एल्यूमिनियम, मैंगनीज और कॉपर तत्व की अधिकता होती है। ठीक है, आप इसे ऐसे नहीं याद करोगे तो इसके लिए एक शॉर्टकट आप बना लीजिए फेकुमन। ठीक है, आप इसे क्या बना सकते हो, फेकुमन। फेकुमन आसानी से बना सकते हो, ठीक है ना। फेकुमन याद रखोगे, फेकुमन का मतलब क्या है, एफ से क्या बनेगा हमारा फेरस मतलब आयरन, कु मतलब सी यू से हमारा कॉपर बन जाएगा और एम से बनेगा मैंगनीज। तो आसानी से याद रख सकते हो अम्लीय मृदाओं में फेकुमन की अधिकता होती है, मतलब आयरन, कॉपर और मैंगनीज की अधिकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि बेबिलो के अनुसार खेती योग्य चावल का उत्पत्ति केंद्र किसे माना गया है। तो याद रखिएगा अभी हमने जाना डी कैंडोल के अनुसार, तो उसने तो दिया था किसका, मतलब चावल का उत्पत्ति स्थान चीन बताया था, किसने, डी कैंडोल ने। लेकिन अगर हम बात करते हैं बेबीलो के अनुसार, तो बेबीलो के अनुसार चावल का उत्पत्ति केंद्र है ये किसे माना गया है, याद रखिएगा ये माना गया है भारत व म्यांमार को माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा तत्व क्षारीय मृदा में पौधों को अधिक उपलब्ध होता है। मतलब अभी हमने क्या जाना कि अम्लीय मृदाओं में किस पोषक तत्व की अधिकता होती है, तो उसके लिए हमने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी फेकुमन, मतलब फेकु और मन, आयरन, कॉपर और मैंगनीज की। इसके साथ साथ आपको एक और याद रखना है एल्यूमिनियम की। लेकिन अगर आपसे यही पूछता है कि क्षारीय मृदाओं में किस पोषक तत्व की अधिकता होती है, तो अब यहाँ पर आपको याद रखना है, याद रखिएगा कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटास की। किसकी आवश्यकता होती है सबसे ज़्यादा, या फिर उपलब्धता होती है क्षारीय मृदाओं में, ये होती है कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटास की होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि चावल की सीधी बुआई हेतु उन्नत किस्म कौन सी होती है। तो होती है याद रखिएगा पूसा 221 और बाला। किसके लिए, याद रखिएगा डायरेक्ट सोविंग के लिए। और याद रखिएगा ये आपकी जो रिसेंटली आपकी एग्जाम हुई थी उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए याद रखिएगा आपको इसका जरूर याद रखना है कि चावल की सीधी बुआई हेतु उन्नत किस्म कौन सी होती है, पूसा 221 व बाला होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि मृदा में सर्वाधिक पाए जाने वाले सूक्ष्मजीव कौन सा है। याद रखिएगा सबसे ज्यादा, या फिर आप ऐसे मान सकते हो कि मृदा में सबसे ज्यादा संख्या में कौन सा सूक्ष्मजीव पाया है, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया है। तो कौन सा पाया है, याद रखिएगा बैक्टीरिया पाया है, जीवाणु पाया है। याद रखिएगा दोनों टाइम में एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है।
अगर आपसे पूछता है कोई कि मृदा में सबसे ज़्यादा संख्या में कौन सा सूक्ष्मजीव पाया जाता है या फिर सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो कौन सा पाया जाता है, याद रखिएगा बैक्टीरिया या जीवाणु पाया जाता है। ठीक है, आसानी से याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं जिसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से चावल की किस्में हैं। तो अब यहाँ पर याद रखिएगा, चावल की किस्मों के बारे में आपसे पूछा गया है, तो इसे आप एक बार देख लीजिए। बहुत सारी याद रखिएगा वेराइटीज़ है, लेकिन अब यहाँ पर याद रखिएगा वेराइटीज़ के चक्कर में अगर पड़ गए ना, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप बिल्कुल वेराइटीज़ को याद नहीं कीजिए, लेकिन याद रखिएगा वेराइटी को आप याद करो, लेकिन सिलेक्टेड को। ठीक है, इनके लिए मैं एक स्पेशल टॉपिक आपको कंप्लीट करवाऊंगा, तो उसमें हम केवल वेराइटीज़ के बारे में बात करेंगे। इसलिए मैं आपको यहाँ पर बोल रहा हूँ कि आप वेराइटीज़ को केवल याद करो, तो केवल सिलेक्टेड वाली को ही करना। ठीक है, आपके लिए एक हिंट है कि जब भी आप वेराइटीज़ को पढ़ो तो केवल सिलेक्टेड को पढ़ो, केवल और केवल सिलेक्टेड को पढ़ो, जो कि याद रखिए आपको या तो ओल्ड पेपर में पूछी गई है या फिर याद रखिए उस पर हाईलाइट किया हुआ है। आप जिस भी बुक को पढ़ते हो उसमें हाईलाइट किया गया है, तो आप उसको ज़रूर याद रख लीजिए। वैसे याद रखिएगा, एक अगर हम बात करते हैं एक ही फसल की वेराइटीज़ के बारे में, तो लगभग आप जितनी भी बुक पढ़ोगे ना, उनमें सभी में याद रखिएगा डिफरेंस मिलेगी, अलग अलग देखने को मिल जाती है। इसलिए याद रखिएगा, अगर मान लीजिए कोई ऐसी वेराइटी है जो कि हम जितनी भी बुक पढ़ रहे हैं उनमें कॉमन है, तो याद रखिएगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वेराइटी है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, याद रखिएगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वेराइटी है और उससे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसलिए याद रखिएगा उन वेराइटीज़ को आप ज़रूर नोट कर ले जो कि याद रखिएगा केवल सिलेक्टेड है या फिर आपको ओल्ड पेपर में पूछी गई है। ओके, तो चलिए वेराइटीज़ के बारे में अभी डिस्कस नहीं करेंगे, तो केवल यहाँ पर हम बात करेंगे चावल की वेराइटीज़ के बारे में। तो कुछ यहाँ पर आपको एग्जांपल्स दे रखे हैं, देख लीजिए। रत्ना हुआ, जया हुआ, कस्तूरी हुआ, खुशबू हुआ, बासमती 370 हुआ, तरावती हुआ, बासमती, चंबल, कावेरी, आकेसी या फिर माही सुगंधा हुआ। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स आपको यहाँ पर दे रखे हैं। वैसे आप एक स्पेशल टॉपिक यहाँ पर नोट कर ले या फिर एक स्पेशल पेज आप बना ले वेराइटीज़ का, वहाँ पर आप नोट कीजिए सभी की वेराइटीज़ को और उनको स्पेशली याद रखिए। ठीक है, ऐसे ही आपको याद नहीं हो पाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा सूक्ष्मजीव जटिल कार्बनिक, ये कार्य नहीं बल्कि कार्बनिक है ये, ठीक है, कि सूक्ष्मजीव जटिल कार्बनिक पदार्थों का विच्छेदन कर, ये थोड़ा सा डिफरेंस हो रहा है यहाँ पर, ह्यूमस है। क्वेश्चन को थोड़ा सा दोबारा से हम पढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा सूक्ष्मजीव जटिल कार्बनिक पदार्थों को विच्छेदन करके ह्यूमस में बना देता है या फिर ह्यूमस में बदल देता है। अब यहाँ पर याद रखिए ह्यूमस क्या है। ह्यूमस याद रखिए एक काला पदार्थ होता है, काला भूरा पदार्थ होता है। क्या होता है, काला भूरा पदार्थ होता है, जो क्या होता है याद रखिएगा, मान लीजिए कोई सा भी है कार्बनिक पदार्थ, तो उनके विच्छेदन से, विच्छेदन का मतलब यहाँ पर है उनका, जब एक आप मानते हो जैसे कि मान लीजिए प्लास्टिक, ठीक है, प्लास्टिक का तो नहीं हो पाता डिग्रेडेशन, तो क्या होता है मान लीजिए कोई सा भी है खाना का, जैसे कि मान लीजिए किचन का है, ठीक है, किचन का जो अपशिष्ट बच जाता है उसे हम क्या करते हैं, डाल देते हैं, बाहर डाल देते हैं। तो आपने कुछ टाइम में देखा होगा वो क्या होता है, वो गल जाता है, वो क्या होता है, उनका डिग्रेडेशन हो जाता है। तो ये जो डिग्रेडेशन होता है इसी को याद रखिए ह्यूमस के नाम से जाना सा है। वैसे ह्यूमस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इसकी बात अलग होती है। ठीक है, ह्यूमस के बारे में आपको बता रहे हैं कि ये क्या होता है, एक काला भूरा मिश्रण होता है। ठीक है, तो आप बस यहाँ पर यही याद रखिए, काला भूरा एक मिश्रण होता है। ठीक है, और ये किससे बना है याद रखिएगा, ये बना है कवक व एक्टिनोमाइसीटेज के द्वारा बना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है, जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि मृदा में वायु संचार बढ़ाने हेतु जिम्मेदार कौन सा सूक्ष्मजीव होता है। तो कौन सा होता है, याद रखिएगा शैवाल होता है। क्या करता है, याद रखिएगा ये वायु संचार को अच्छा करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं जिसमें आपसे पूछा गया है कि चावल की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी होती है। तो चावल की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु उष्ण व नम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है किस वैज्ञानिक के अनुसार खेती योग्य चावल के 2 उद्गम केंद्र दक्षिणी पूर्वी एशिया, भारत व म्यांमार तथा थाईलैंड व पश्चिमी अफ्रीका है। यहाँ पर एक आपको पूछा गया है कि कौन सा ऐसा वैज्ञानिक है जिसने चावल का उत्पत्ति स्थान किसे बताया, दक्षिणी पूर्वी एशिया, भारत, म्यांमार तथा पश्चिमी अफ्रीका को बताया था। तो वो कौन सा वैज्ञानिक था, याद रखिएगा वो था चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि मृदा उर्वरता को बनाए रखने के लिए ढालू खेत की जुताई करनी चाहिए। अब यहाँ पर याद रखिएगा सबसे पहले हमने जाना था कि ढालू भूमि होती है, क्या होता है, जहाँ पर ढलान वाली भूमि होती है। ढालू भूमि का मतलब ढलान वाली
भूमि, तो इसमें क्या कहते हैं याद रखिएगा, अगर मान लीजिए आपको मृदा उर्वरता बनाए रखना है, अगर आपको कोई फसल का अच्छा उत्पादन लेना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसमें जो हम जुताई करेंगे, इसमें हम जो प्लोविंग की क्रिया करेंगे वो क्या करेंगे याद रखिएगा, ढाल के विपरीत दिशा में करेंगे। किसमें करेंगे? ढाल के विपरीत दिशा में हम इसकी प्लोविंग करेंगे, जुताई करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि प्रति हेक्टेयर पैदावार देने की क्षमता को क्या कहते हैं, याद रखिएगा, मृदा उर्वरता कहा है, सॉरी मृदा उत्पादकता कहा है। और ये किसने याद रखिएगा, आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया गया था। तो यहाँ पर याद रखिएगा मृदा उर्वरता और मृदा उत्पादकता दोनों की आपको डेफिनेशन देखने को मिल चुकी है कि प्रति हेक्टेयर पैदावार देने की क्षमता को क्या कहते हैं, मृदा उत्पादकता। और मृदा उर्वरता किसे बोला है, याद रखिएगा, मृदा की जैविक, भौतिक और रासायनिक शक्ति का योग मृदा उर्वरता कहलाता है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस आपको पता चल चुका है, दोनों की डेफिनेशन आपको पता चल चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि चावल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा कौन सी होती है, तो होती है याद रखिएगा काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं जिसमें आपसे पूछा गया है कि धान में नर्सरी तैयार करने की डेपोक विधि कहाँ से विकसित की गई थी। अब आपने ये तो पढ़ा है, याद रखिएगा डेपोक विधि है जिसमें क्या होता है 11 से 13 दिन में पौध तैयार हो जाती है। लेकिन ये जो याद रखिएगा डेपोक विधि को लाया गया था, ये कहाँ से लाया गया था, याद रखिएगा ये लाया गया था IRRI लास वेगास फिलीपींस से लाया गया था। आप ऐसे मान सकते हो एडॉप्ट किया गया था, वो किस देश से किया गया था, याद रखिएगा फिलीपींस से किया गया था। किस विधि को? डेपोक विधि को। और डेपोक विधि का संबंध किस फसल से होता है, याद रखिएगा धान फसल से होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि मृदा उत्पादकता को साधारणतः मापा जाता है। तो ये तो आपको यार शुरू में ही हमने बता दिया था कि याद रखिएगा जो मृदा उत्पादकता है इसे रुपए प्रति हेक्टेयर या फिर उपज प्रति हेक्टेयर में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है, याद रखिएगा आप ऐसे मान सकते हो मृदा उत्पादकता की यूनिट क्या है, तो इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, रुपए प्रति हेक्टेयर या फिर उपज प्रति हेक्टेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं जिसमें आपसे पूछा गया है कि धान में गीली क्यारी विधि से पौध तैयार करते समय पतली व मोटी किस्मों के आधार पर बीज दर कितनी रखते हैं, तो ये रखते हैं याद रखिएगा 750 ग्राम। कैसे? क्योंकि याद रखिएगा यहाँ पर आपको एक यूनिट दी गई है कि 1 किलोग्राम प्रति 10 वर्ग मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं जिसमें आपसे पूछा गया है कि पडलर नामक यंत्र किस फसल के लिए खेत तैयार किया सा है। अब यहाँ पर याद रखिएगा एक सिलेक्टेड क्वेश्चन है, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल चुका है, इसलिए याद रखिएगा आपको इसका जरूर याद रखना है कि जो पडलर यंत्र है इसका प्रयोग किस फसल में किया ऐसा है, याद रखिएगा इसका प्रयोग किया ऐसा है, याद रखिएगा धान या चावल में किया ऐसा है। क्यों किया ऐसा है? क्योंकि याद रखिएगा आपने ये तो सुना होगा कि जो पडलिंग क्रिया की जाती है धान फसल में ये किस यंत्र की सहायता से की जाती है, याद रखिएगा ये पडलर यंत्र की सहायता से की जाती है। पडलिंग जो क्रिया की जाती है जिसे आप हिंदी में जानते होंगे पंकिल क्रिया, क्या बोला जाता है पडलिंग को हिंदी में पंकिल क्रिया बोला जाता है। तो याद रखिए जो पंकिल क्रिया या फिर जो पडलिंग क्रिया है ये किस यंत्र की सहायता से की जाती है, पडलर की सहायता से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं जिसमें आपसे पूछा गया है कि धान में गीली क्यारी विधि द्वारा कितने दिन बाद रोपाई के लिए पौध तैयार हो जाती है। अब यहाँ पर याद रखिएगा एक गीली क्यारी विधि है, जैसे कि एक डेपोक विधि होती है। तो डेपोक विधि में क्या होता है 11 से 13 दिन में क्या होती है, याद रखिएगा पौध तैयार हो जाती है। मतलब नर्सरी से जो हमारा मेन फील्ड होता है, हमारा जो मेन खेत होता है वहाँ पर इसे ट्रांसफर करने के लिए क्या होती है, तैयार हो जाती है। ठीक है, ये नर्सरी है, ये हमारा खेत है। तो डेपोक विधि में क्या होता है 11 से 13 दिन में ये पौध तैयार हो जाती है नर्सरी से पौधे में, मतलब हमारा जो मेन खेत है उसमें ट्रांसफर करने के लिए। लेकिन अगर हम बात करते हैं गीली क्यारी विधि तो इसमें याद रखिएगा 11 से 13 दिन नहीं बल्कि कितने दिन लगते हैं, याद रखिएगा 20 से 30 दिन लगते हैं। मतलब याद रखिएगा जो हमारी जो नर्सरी थी या फिर जो हमारा मेन खेत है उसमें ट्रांसफ़र करने के लिए, नर्सरी से खेत में ट्रांसफ़र करने के लिए कितना दिन का समय लग जाता है, याद रखिएगा गीली क्यारी विधि में 20 से 30 दिन का समय लग जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं जिसमें आपसे पूछा गया है कि मृदा उर्वरता को मापा जाता है, ये किसमें मापा जाता है, याद रखिएगा प्रतिशत में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं जिसमें आपसे पूछा गया है कि मृदा उर्वरता को कहाँ ज्ञात किया जाता है। तो अब यहाँ पर याद रखिएगा अगर आपसे पूछता है मृदा उर्वरता तो इसको कहाँ पर ज्ञात किया जाता है, ये किया जाता है याद रखिएगा लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में। कैसे? तो इसके लिए आप एक थ्योरी याद रखिएगा, मान लीजिए आप जो सोइल सैंपल लेते हो,
ठीक है, याद रखिएगा। आपने कभी टेस्ट भी कराया होगा, अगर आपको कुछ आप खेती पर ध्यान रखते हो तो आपको ये पता होगा कि जब भी मान लीजिए कोई भी कमी होती है हमारे खेत में, तो क्या करते हैं, हम सोइल सैंपल्स लेते हैं, उसके हम टेस्ट करवाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो सोइल सैंपल लिया है, इसका जो टेस्ट लिया है, ये एक्चुअल में होता क्या है, याद रखिएगा, ये याद रखिएगा, सोइल फर्टिलिटी का ही टेस्ट किया जाता है कि इसमें कौन सा न्यूट्रिएंट ज़्यादा है, कौन सा न्यूट्रिएंट कम है, और जो भी इसमें ज़्यादा होता है, जो भी इसमें कम होता है, वो हमें दे दिया जाता है एक रिपोर्ट के माध्यम से। जब भी याद रखिएगा सोइल टेस्टिंग की जाती है तो उसमें क्या होता है, उसमें कितने तो कार्बनिक पदार्थ है, कितने उसमें पोषक तत्व है, किस पोषक तत्व की उसमें कमी है, ये सारा कुछ ब्यौरा याद रखिएगा आपको जो रिपोर्ट दी जाती है उसके बाद में, मतलब सोइल टेस्टिंग के बाद में उसमें ये सब कुछ लिखा होता है, जिसके आधार पर हम क्या कहते हैं, मान लीजिए कोई पोषक तत्व की कमी है तो उसे हम याद रखिएगा फर्टिलाइजर वगैरह के द्वारा मेंटेन कर देते हैं, उसे हम दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उसी के बारे में बात की गई है कि याद रखिएगा मृदा उर्वरता को कहाँ पर ज्ञात किया जाता है, तो ये क्या ऐसा याद रखिएगा, प्रयोगशाला में। लेकिन अगर आपसे मान लीजिए ये पूछा जाता है कि मृदा उत्पादकता को कहाँ पर ज्ञात किया जाता है, तो याद रखिएगा इसका पता जब चलता है, ये चलता है मार्केट में, मतलब बाजार में। कैसे, क्योंकि आपको सुबह ही शुरुआत में हमने बताया था कि मान लीजिए मृदा उत्पादकता है, ठीक है, मतलब कोई सी भी आपकी फसल है जिसकी उपज आपको मिल चुकी है, तो इस उपज को आप जब मार्केट में बेचोगे, जब मार्केट में इसे बेचोगे, उससे हमें जो अर्निंग प्राप्त होती है, जो अर्निंग हमें प्राप्त होती है, तो यही क्या कहलाती है यार, क्या मृदा उत्पादकता कहलाती है। तो मृदा उत्पादकता को कहाँ पर ज्ञात किया जाता है, बाजार में, और मृदा उर्वरता को कहाँ पर ज्ञात किया जाता है, प्रयोगशाला में। ठीक है, दोनों में डिफरेंस आपको पता चल चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, जिसमें आपसे पूछा गया है कि 1 हेक्टेयर हेतु गीली क्यारी विधि से धान की पौध तैयार करने के लिए नर्सरी हेतु कितने क्षेत्रफल की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पर याद रखिए किस विधि के लिए पूछा गया है, गीली क्यारी विधि के लिए क्या पूछा गया है, कितने क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। तो बस यहाँ पर आपको याद रखना है, याद रखिएगा 500 वर्ग मीटर, कितने वर्ग मीटर की आवश्यकता होती है, याद रखिएगा गीली क्यारी विधि से पौध तैयार करने के लिए ये होती है, याद रखिएगा 500 वर्ग मीटर, या फिर आप ऐसे मान सकते हो 1 हेक्टेयर 20वां हिस्सा, 1 हेक्टेयर का कितना, 20वां हिस्सा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, जिसमें आपसे पूछा गया है कि शुष्क क्यारी विधि से धान की कितने दिन बाद में पौध तैयार हो जाती है। तो याद रखिए इसमें जो टाइम लगता है, ये लगता है 25 से 30 दिन का समय। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, जिसमें आपसे पूछा गया है कि मृदा उत्पादकता को ज्ञात किया जा सकता है, तो ये किया जा सकता है, याद रखिएगा खेत में फसल उगाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, जिसमें आपसे पूछा गया है कि धान में जो डेपोक विधि होती है, धान में जो डेपोक विधि है, जिसे कहाँ से लाया गया था, IRRI से लाया गया था, मतलब मनीला फिलीपींस या फिर लॉस वेगोस फिलीपींस से लाया गया था। तो इसमें पूछा गया है कि कितने दिन में पौध नर्सरी से खेत में ट्रांसफ़र करने के लिए उपयुक्त हो जाती है। तो इसमें याद रखिएगा 11 से 13 दिन का समय लगता है। कितने दिन का समय लगता है, इसको हमने कई बार आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है कि जब नर्सरी से खेत में ट्रांसफ़र करना है तो इसके जो मध्य का जो टाइम रहता है ये कितने लगता है, याद रखिए इसमें डेपोक विधि में ये लगता है 11 से 13 दिन का समय। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, जिसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कृत्रिम कारक कौन से हैं। तो याद रखिएगा कृत्रिम कारक कौन से हैं, जलाक्रांत, मृदा का पीएच हुआ, जुताई का ढंग हुआ। कैसे, जैसे कि मान लीजिए एक तो जलाक्रांत का मतलब है वाटर लॉगिंग कंडीशन, ठीक है। मृदा पीएच का मतलब है अगर मान लीजिए आपने ज़्यादा फर्टिलाइजर अगर आपने दे दिए, अगर मान लीजिए आपने अम्लीय उर्वरक का ज़्यादा इस्तेमाल कर दिया तो इससे क्या होगा कि जो पीएच है ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर आपने सारिये का इस्तेमाल कर दिया ज़्यादा तो इससे क्या होगा, जो पीएच है ये बढ़ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, जिसमें आपसे पूछा गया है कि धान की नर्सरी तैयार करने की किस विधि में सबसे कम समय लगता है। तो अभी हमने जाना कि सबसे कम समय किस में लगता है, डेपोक विधि में लगता है। कितना दिन लगता है, 11 से 13 दिन लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, जिसमें आपसे पूछा गया है कि डेपोक विधि में 1 हेक्टेयर के लिए नर्सरी तैयार करने हेतु कितने क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। तो अब यहाँ पर याद रखिएगा सबसे कम क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। किसे, याद रखिएगा डेपोक विधि को सबसे कम क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है, मात्र और मात्र 25 से 30 वर्ग मीटर। याद रखिएगा कितनी क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है डेपोक विधि को, 25 से 30 वर्ग मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, जो कि याद रखिएगा काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर याद रखिए तीनों ही जो क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी कर रखे हैं, जैसे कि मान लीजिए सबसे कम किस में लगता है, डेपोक विधि में लगता है। इसमें कितने क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है, 25 से 30 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है।
और ये याद रखिएगा ये क्वेश्चन भी, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, जो कि क्या होता है, जिप्सम होता है। तो जिप्सम में कैल्शियम कितना होता है, सल्फर कितना होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो याद रखिएगा जिप्सम में कैल्शियम तो होता है 29%, कैल्शियम कितना होता है, याद रखिएगा जिप्सम में ये होता है 29%। और अगर आपसे पूछता है जिप्सम में सल्फर की मात्रा, तो सल्फर कितना होता है, याद रखिए इसमें होता है 18.6%। दोबारा से याद रखिएगा, इन तीनों क्वेश्चंस को आप एक बार जरूर नोट कर ले, क्योंकि याद रखिएगा इन तीनों क्वेश्चन से आपको बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, जिसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सी फसल को क्षारीय भूमि को सुधारने हेतु हरी खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो वो कौन सी फसल होती है, याद रखिएगा ढैंचा फसल होती है, जिसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, क्षारीय भूमि का पीएच को कंट्रोल करने के लिए, या फिर आप ऐसे मान सकते हो क्षारीय भूमि है तो इसका जो पीएच है इसको कम करने के लिए, ताकि क्षारीय भूमि को ठीक किया जा सके, उसे सुधारा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, यहाँ पर एक डेपोक विधि है, उसी के बारे में बात की जा रही है, तो इसे आप एक बार देख ले, और कुछ नहीं है, ठीक है। कि धान की नर्सरी की किस विधि में 3 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से अंकुरित बीजों की लगभग 1.5 सेंटीमीटर मोटी परत को पॉलीथीन की चादर, केलों के पत्तों, जूट के बोरों अन्यथा सीमेंट के फर्श पर बिछाकर उसमें प्रतिदिन पानी देते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा, अगर आपको ये पता नहीं है कि डेपोक विधि होती क्या है, तो आप इसको एक बार ज़रूर देख ले कि धान की नर्सरी की किस विधि में 3 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से अंकुरित बीजों की लगभग 1.5 सेंटीमीटर मोटी परत को पॉलीथीन की चादर, केलों के पत्ते, जूट के बोरों अन्यथा सीमेंट के फर्श पर बिछाकर उसमें प्रतिदिन पानी रहते हैं। तो कौन सी विधि है, याद रखिएगा वो होती है डेपोक विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, जिसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से क्षारीय भूमि को सुधारने हेतु जैविक उपयोगी है। तो याद रखिएगा वो कौन सी होती है, हरी खाद, सीरा जिसे प्रेस मड के नाम से भी जाना जाता है, और 87 के बीज। ये क्या है, प्रेस मड है, ठीक है, ये गुड़ नहीं है बल्कि क्या है, प्रेस मड। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, जिसमें आपसे पूछा गया है कि धान की रोपाई हेतु सबसे उपयुक्त समय कौन सा होता है। तो धान की जो रोपाई है ये इसका उपयुक्त समय कौन सा रखा गया है, याद रखिएगा मध्य जुलाई। मध्य जुलाई का जो समय है, याद रखिएगा धान की रोपाई करने के लिए। रोपाई का मतलब यहाँ पर यह है कि जब हमारी जो पौध तैयार हो जाती है नर्सरी में, तो इसे जो मेन खेत में ट्रांसफर किया जाता है, इसका उपयुक्त समय कौन सा होता है, याद रखिएगा मध्य जुलाई का समय। ठीक है, सबसे उपयुक्त समय कौन सा होता है रोपाई का, मतलब ट्रांसप्लांट करने का, ये होता है मध्य जुलाई का समय। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, जिसमें आपसे पूछा गया है क्षारीय भूमि सुधार हेतु सीरा कितने समय पूर्व खेत में मिलाना चाहिए। सीरा जिसे याद रखिएगा प्रेस मड के नाम से जाना जाता है, तो इसका जो प्रयोग है याद रखिएगा खेत में कब किया जाना चाहिए, जब हम याद रखिएगा क्या, जब हम याद रखिएगा खेत में मान लीजिए कोई बुआई करते हैं, उससे 3 से 4 सप्ताह पूर्व इसे खेत में मिला देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि लवणीय क्षारीय भूमि में बीज की मात्रा सामान्य बीज दर की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक रखते हैं। अब यहाँ पर याद रखिएगा आप बीज दर तो 15 से 20% अधिक रखोगे। बीज दर आप क्या रखोगे, याद रखिएगा अगर आपको ऐसी कंडीशन दे रखी है कि आपको एक मृदा दे रखी है, आपको एक खेत बता रखा है जिसमें मृदा क्या है, क्षारीय भूमि है, ठीक है, क्षारीय मृदा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, जो बीज दर है ये तो क्या करेंगे 15 से 20% हम अधिक रखेंगे, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा इसमें जो पौधे की संख्या है, ये पौधे की संख्या याद रखिएगा जो सामान्य है इससे कम रखेंगे, ठीक है। बीज दर हम ज़्यादा रखेंगे, लेकिन इसमें जो पौधे की संख्या है ये हम क्या करेंगे, कम रखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो यार वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, इसके साथ साथ शेयर करना तो आपको बनता है, तो जल्दी से जाइए वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।